Hello everyone and welcome back to the new video of financial statement with adjustments। बच्चों आज मैं आपके लिए वो चैप्टर्स लाया हूं जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, एडजस्टमेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ओके तो वन बाय वन एडजस्टमेंट्स के ऊपर चलते हैं, वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करें एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। सबसे पहले एक स्टूडेंट ने पूछा कि विनय सर एडजस्टमेंट होती क्या है। मैंने कहा सुनिए बेटा, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर करोगे उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा। क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ये ट्रायल बैलेंस बना होगा। इस ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ इंफॉर्मेशन होगी। ये जो बाहर इंफॉर्मेशन होती है बच्चे, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। इसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हो आज आपने जो चैप्टर शुरू किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो आज आप हमारे को एडजस्टमेंट सिखाओगे। मतलब जो चीजें बाहर दी होती हैं आज आप हमारे को उनकी ट्रीटमेंट सिखाओगे। यस, आपको क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन होंगी बच्चा, एक ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। बाहर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। आज मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, सिर्फ एडजस्टमेंट्स के ऊपर आज बात होगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। चलिए ओके डन। एडजस्टमेंट नंबर 1, जस्ट वेट बेटा, मैं मार्कर चेंज कर लूं। क्लोजिंग स्टॉक आज की हमारी पहली एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एक ऐसा स्टॉक जो साल के एंड में बचता है। हाँ सर, ये हमें पता है। साल के पहली तारीख को जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। साल के एंड में जो स्टॉक बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। सर ये क्लोजिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट है? बेटा इसके ऊपर दो बातें हो सकती हैं। या तो आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा मिलेगा, हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हो, और हो सकता है यही क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी नाम हो सकता है वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर हो। ओके है? हाँ सर, अगर यही नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर मिला, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हो, कहने का मतलब है ये जो ट्रायल बैलेंस है, अगर क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर हो तो उसको कहां शो करना है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर गिवन हो तो उसको कहां शो करना है, ये समझना है। बेटा अंदर जो भी नाम होता है वो सिर्फ एक जगह जाता है, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाता है। अच्छा सर, वो तीन चीजें जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर कोई नाम अंदर दिया है, कोई भी नाम, चाहे वो परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे मशीनरी हो, कुछ भी, कोई भी नाम हो, वट एवर इट इज, वो एक अकाउंट में जाएगा, एक जगह जाएगा। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए, चाहे बच्चे वो बैलेंस शीट में जाएगा एक जगह, अंदर वाला नाम। लेकिन जो एडजस्टमेंट में गिवन हो,
वो कम से कम दो चीजों जगह जाएगा, कम से कम दो, हो सकता है तीनों में भी चला जाए, लेकिन कम से कम दो में तो जाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग बैलेंस शीट में चला जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में चला जाए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तीनों में ही आ जाए। तो मिनिमम दो जगह जाएगा और मैक्सिमम तो तीन जगह, तीनों में हो सकता है। अब मैं देखता हूं कहां कहां। अच्छा सर, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो वो एक जगह जाएगा? हाँ, एक जगह जाएगा। वो एक जगह कौन सी है बेटा? एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में वो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो एसेट साइड में जाएगा, लेकिन अगर यही क्लोजिंग स्टॉक बाहर हुआ, एसेट साइड तो कंफर्म है, वो तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। उसके साथ साथ वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा। ओ, अगर वो अंदर हो तो एक जगह, अगर वो बाहर हो तो दो जगह। यस, अंदर हो एक जगह, बाहर हो दो जगह। अंदर हो एक जगह कौन सी भैया? एसेट साइड। जब भी बोलो क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोलो क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स। कहने का मतलब है जब क्लोजिंग स्टॉक अंदर होगा तो एसेट्स में जाएगा, बाहर होगा एक तो कंफर्म ही हो गया ना एसेट्स, एक और याद कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। दैट्स इट, खत्म। छोटी सी बात क्लोजिंग स्टॉक को लेके, कई बार क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होती है, एक उसका कॉस्ट प्राइस, एक उसका मार्केट प्राइस। सर हमें कौन सा लिखना है क्वेश्चन के अंदर? दोनों में से जिसकी वैल्यू कम हो। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा सर, मतलब आप हमारे को यह बताना चाह रहे हो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा मिला, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिला एक जगह, बाहर मिला दो जगह। यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हुआ एक जगह, बाहर हुआ दो जगह। अंदर हुआ एक जगह कौन सी? एसेट साइड। याद रख लेना, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक अंदर हुआ एसेट साइड, बाहर हुआ दो जगह, एक कंफर्म होगी एसेट साइड, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होती है आपको उलझाने के लिए, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। दोनों में से जिसकी वैल्यू कम हो वो आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस दिए 1 लाख, मार्केट प्राइस दिए 1,20,000, तो भाई एक लाख, एक 1,20,000, तो दोनों में से कौन सी कम है? 1 लाख ना, तो आप क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख उठा लेना क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर के अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख लिखोगे। ओके बेटा, दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट, खत्म, फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2। सर सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? सेकंड एडजस्टमेंट को करने से पहले बच्चे दो तीन चीजों के बारे में मैं आपको नॉलेज दे दूं, ये फॉर नॉलेज सेक। ओके, ये नॉलेज के लिए है और कुछ नहीं है। देखिए, जब भी आपको लगे कि बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है, जब भी लगे कि बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है, बिना सोचे समझे परचेज में से माइनस कर दो। अच्छा सर, जब भी हमें लगे कि हमारा गुड्स कम हो रहा है तो हम क्या करें? परचेज में से उसको माइनस कर दें। यस। दूसरी चीज, जब भी आपको लगे कि आपके पास पैसा आएगा, कुछ आएगा, वो आपकी एसेट होती है। जहां से आपको लगे कि पैसा आएगा, जहां से कुछ आएगा वो हमारी एसेट्स है। सर वो हमें टर्म्स में भी बताया गया था, जहां से हमें कुछ मिलता है वो हमारी एसेट्स होती है। ठीक है। तीसरा, जब भी आपको लगे कि आपको लॉस हुआ है, जब भी आपको लगे कि आपको लॉस हुआ है, बिना सोचे समझे उसको P&L के डेबिट में डालिए। ठीक है सर, ये तीन मेन बातें हैं बेटे जो आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारी अगली एडजस्टमेंट इसके ऊपर चलेगी। पहली, जब भी आपको लगे कि बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है, जब लगे कि यहां पे मेरे बिजनेस का गुड्स कम हुआ है, सोचो मत, परचेज में से माइनस कर दो। दूसरा, जब भी आपको लगे कि आपके पास पैसा आएगा,
जहां से कुछ आएगा वो आपकी एसेट है, बिना सोचे समझे उसको एसेट्स में डाल दीजिए। द थर्ड वन इज जब आपको लॉस हो P&L के डेबिट में डालिए। देखिए अब कैसे, एडजस्टमेंट नंबर 2 पेपर में आया, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बिजनेस का गुड्स चोरी हुआ। सर चोरी का ही केस आएगा ना भाई, फायर का भी आ सकता है, आग लगी, भाई दान भी आ सकता है, फ्री सैंपल के रूप में भी आ सकता है। अच्छा सर, माल चोरी हो जाए, आग लग जाए, दान में दिया जाए या फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यह है उसकी ट्रीटमेंट। पहली चीज हो सकता है यही चीज तुम्हारे को ट्रायल बैलेंस के अंदर मिली है, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, चैरिटी, फ्री सैंपल, हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है ट्रायल बैलेंस के बाहर हो। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी तो कहां आएगी और ट्रायल बैलेंस के बाहर होगी तो कहां आएगी। चलिए सुनिए, अगर यही नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितनी जगह बेटा, एक जगह सर। और अगर यही नाम कहां पे है, एडजस्टमेंट में है, तो कितनी जगह, दो जगह सर। तो देखते हैं, अंदर है तो एक जगह, भाई ये लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, सर चोरी आग दान सब लॉस है, हमारे को कुछ मिल थोड़ी रहा है, लॉस ही हो रहा है हमारा, तो लॉस हो रहा है तो भाई P&L के डेबिट में डाल देना। ओ P&L के डेबिट में डाल देंगे अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। क्यों, रीजन, ये हमारा लॉस है। हां सर बिल्कुल। और अगर ये एडजस्टमेंट में हुआ तो एक तो कंफर्म है, एक तो हम पहले ही समझ चुके हैं P&L के डेबिट में, दूसरा कहां आएगा सर, दूसरा कहां आएगा, P&L के डेबिट में अगर है तो सर इससे हमारा गुड्स कम हो रहा है, इससे बिजनेस का गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और गुड्स कम होगा तो परचेज में से माइनस। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज लिखते हैं, वहां पे परचेज में से आपको माइनस कर देना है जितना भी हो, लॉस बाय थेफ्ट के नाम से माइनस कर लेना। ठीक है सर, समझ आई चीज कि अगर माल चोरी हो, आग लग जाए, दान में दिया जाए, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उस केस को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर ये नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर आए तो हम इसको P&L के डेबिट में डालेंगे, क्योंकि ये सब हमारा लॉस है, चाहे चोरी हो, आग हो, दान, फ्री, ये हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, ये हमारे को लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो भाई P&L के डेबिट में डालो, लॉस हुआ P&L के डेबिट में। यही अगर बाहर दिया हो, एडजस्टमेंट में ये पॉइंट दी हो, तो ये दो जगह जाएंगे, P&L का डेबिट कंफर्म है, दूसरा इन सबसे गुड्स कम हो रहा है, और मैंने आपको बताया जब गुड्स कम होता है तो परचेज में से माइनस किया। ओके बेटा, दिस इज द एडजस्टमेंट नंबर 2। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। पेपर में आया, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 का गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हुआ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया एक नाम का, लेकिन यहां पे एक वर्ड आया, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹7,000। तो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है इससे क्या हो जाएगा। देखिए माल चोरी हुआ, मैंने उस माल की इंश्योरेंस करवा रखी थी, अब जब माल चोरी हुआ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है ठीक है, उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट किया तो वो कहते हैं जी हम आपको 7,000 देने के लिए तैयार है। ठीक है जी, अगर कभी इंश्योरेंस का कंसेप्ट आता है तो यही एडजस्टमेंट दो जगह ना जाके तीन जगह चली जाती है। सर तीन, हाँ ये है वो पॉइंट जो तीन जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। देखिए कैसे, पहला गुड्स 10,000 का चोरी हुआ तो बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है या नहीं हो रहा, सर हो रहा है, बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है। अगर बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है तो परचेज में से माइनस कर दो ना यार। ओके सर, एक चीज हम कर देंगे, परचेज में से लॉस बाय थेफ्ट 10,000 पे माइनस कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट समझ आया। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी आपको 7,000 देगी, पैसा आएगा कि जाएगा, सर आएगा, मैंने बताया था पैसा आएगा तो एसेट है, तो लो भाई एक और एसेट भी आ गई। ठीक है सर, एसेट साइड में हम इंश्योरेंस कंपनी करके 7,000 लिख देंगे। दो पॉइंट समझ आए। अब आपको लॉस कितना हुआ, सर 10,000 का माल चोरी होता, 7 तो मिल ही रहा है, हमें तो 3,000 का लॉस हुआ सर। तो भाई जितने का लॉस हुआ उसको P&L के डेबिट में डाल दो। तो लो जी, थर्ड पॉइंट
P&L के डेबिट में लॉस बाय थेफ्ट 3000। तो यही एक क्वेश्चन आपने अगर देखा तो मैंने 3 जगह कवर किया, 1 2 3। बच्चे मेरी बात समझ आई, मैं कहना क्या चाहता हूं? पहला ध्यान रखना, जब भी आपको लगे कि गुड्स कम हो रहा है परचेज में से माइनस। दूसरा, जब भी आपको लगे कि कुछ आएगा एसेट, और जब भी आपको लगे कि आपको लॉस हुए यहां पे इतना, तो पीएनएल के डेबिट में। तो हमारा ट्रीटमेंट था माल चोरी हो जाए, आग लग जाए, दान दे, फ्रीड में डिस्ट्रीब्यूट कर। हो सकता है ये नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है ये नाम ट्रायल बैलेंस के बाहर दियो, एडजस्टमेंट में दियो। अंदर होंगे तो एक जगह जाएंगे, बाहर होंगे तो 2 जगह। देखिए मैंने अंदर है तो 1 जगह लिखा है, बाहर है तो 2 जगह लिखा है। एक कहां सर ये सारा लॉस है, हमारा लॉस है तो पीएनएल के डेबिट में डाल दो। बाहर है तो 2 जगह, पीएनएल का डेबिट तो पता ही है हमारे को कि पीएनएल के डेबिट में तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा कहां, इनसे बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है तो परचेज में से माइनस। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में इंश्योरेंस का क्लेम आ जाए तो यही पॉइंट 3 जगह चल जाता है। आई थिंक इट्स ओके, यस सर, डन। चलिए जी बेटा एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देख लीजिए एक बार। ओके, रब कर दूं? एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रीशिएशन। किसी भी एसेट के ऊपर ले लेते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। मशीन पे डेप्रीशिएशन लगाया, हो सकता है फर्नीचर पे दिया हो, किसी भी एसेट पे दे सकता है। ठीक है सर, इसका होगा क्या? देखिए डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कंसेप्ट क्या है? हो सकता है ये नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है ये नाम ट्रायल बैलेंस के बाहर हो। बिल्कुल सर, हो सकता है ये नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाए और हो सकता है सर ये नाम ट्रायल बैलेंस के बाहर मिल जाए। भाई अगर अंदर होगा तो कितनी जगह जाएगा? 1 जगह। बाहर होगा तो कितनी जगह जाएगा? सर 2 जगह। ठीक है, लॉस है प्रॉफिट है? सर सब जानते हैं डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम किसी एसेट को लगातार यूज करते हैं, यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो भाई मेरे को तो लॉस हो रहा है। और अभी मैंने पीछे कहा था अगर आपको लॉस हुआ बिना सोचे समझे पीएनएल के डेबिट में, तो लो भाई अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो पीएनएल के डेबिट में। क्यों? रीजन क्या है? ये हमारा लॉस है। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा लॉस है तो पीएनएल के डेबिट में। भाई अगर यही पॉइंट बाहर होता, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बाहर दिया होता, तो ये कितनी जगह जाता? एक कंफर्म। दूसरा, इससे मशीन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। तो बैलेंस शीट के अंदर मशीन में से इसकी वैल्यू माइनस कर देना। बैलेंस शीट में मशीन में से माइनस कर देना। बैलेंस शीट में आप मशीनरी लिखोगे वहां पे माइनस हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट खत्म। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं डेप्रिसिएशन को, आपको और क्लियर होगा अच्छे से। सुनना जरा, क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन था, डेबिट और क्रेडिट साइड थी, और यहां पे एक नाम दिया था मशीनरी। ओके, मशीन की वैल्यू लिखी हुई थी 1 लाख। ठीक है सर, बाहर एडजस्टमेंट दी थी, डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीन पे डेप्रिशिएशन लगाओ बाय 10%, 10% के हिसाब से। लेकिन एक चीज और, यहां पे एक और मशीन ले रहा हूं, एडिशनल मशीनरी, एक और मशीनरी है भाई। अच्छा सर 2 मशीनें हैं? हाँ 2 हैं, और इसकी डेट दी हुई है 1/7/2018, और जबकि ट्रायल बैलेंस हमारा है मान लो 31/3/2019। तो साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 18 को साल शुरू हुआ, 31 मार्च 19 को खत्म होएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है हमारा। अब जब मैंने देखा मशीन पे डेप्रिसिएशन है और मशीन यहां पे 2 है,
सर दो मशीनें तो ठीक है, 50,000 की ये मशीन और 1 लाख की दो मशीनें, तो डेप्शन भी कितनी बार लगेगा सर? 2 बार लगेगा। दो मशीनें, डेप्शन भी 2 बार। तो देखिए पहली मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन और दूसरी मशीन पे इस डेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो मैं पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये क्वेश्चन था बच्चे, मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं पहली मशीन पे। पहली मशीन कितने की थी? 1 लाख। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन मैंने बोला सर? 10% बोला। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ बेटा? 10,000 पहला डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरी मशीन है 50,000, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना सर? 10%। कितने महीने का लगेगा सर? वो लगेगा 1 जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लो बेटा ये लगा देते हैं, कितना बनेगा? ये बना तुम्हारा 15,000 अपॉन में 4, 3750, टोटल हो गया 13,750। डेप्रिसिएशन बना आपका 13,750 का। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन निकल गया। सर अब कहां करेंगे? एक पीएनएल के डेबिट में डाल देना, एक पीएनएल के डेबिट में डाल देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 13,750, दूसरा मशीन में से माइनस कर देना। सर एक साथ कर दे, एक साथ कर दो। मशीन टोटल होगी 1.5 लाख की, डेप्रिसिएशन हो गया 13,750, तो ये बच गया आपका लगभग 1,36,250। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन करोगे। क्लियर है बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 3। ओके जी। देखिए हमारी एडजस्टमेंट 3 हुई है, लेकिन ये ना सोचना बुक के अकॉर्डिंग 3 है। बुक के अकॉर्डिंग हमारी 6 से 7 एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, क्योंकि बुक में क्लोजिंग स्टॉक अलग है, थेफ्ट का केस अलग है, फायर का केस अलग है, चैरिटी का केस अलग दिया हुआ है, फ्री सैंपल का अलग दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन अलग। हमारे 6 एडजस्टमेंट हो गई हैं। चाहे हमने अपने अकॉर्डिंग 3 लिखी हैं, लेकिन मैंने बुक की 6 एडजस्टमेंट समझा चुका हूं। मेरी बात समझ आई? क्लियर हुआ? ओके जी। ये था हमारा केस नंबर 3। शैल आई रब इट? ओके। एडजस्टमेंट नंबर 4। देखिए बेटा, अब जो मैं एडजस्टमेंट समझा रहा हूं ये थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा। दोनों तरीके, एक बुक का भी तरीका दूंगा, एक दूसरा तरीका भी दूंगा। रीजन क्या है? ये जो 4th एडजस्टमेंट है, जिसमें हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर, तीसरा एक्रूड इनकम के ऊपर, और 4th वन इज अनअर्न्ड इनकम के ऊपर। 4 पॉइंट्स। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये है एज पर बुक। बुक कैसे सिखाती है इनको? बुक कैसे सिखाती है सर? मतलब क्या बुक कैसे सिखाती है? बुक तो ठीक ही सिखाती होगी, मैं तो खुद कह रहा हूं ठीक सिखाती है, बुक में गलती थोड़ी है। बुक जैसे सिखाती है पहले मैं आपको वो बता रहा हूं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है बेटा, इस ट्रीटमेंट में कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कई बहुत गलती करते हैं गलतियां। अच्छा स्टूडेंट भी गलती करते हैं, तो मैं इसको एक इजी वे में भी सिखाऊंगा, इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दूंगा। उसमें आपके गलती करने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म नहीं होंगे, 1% भी गलती करने का चांस नहीं छोड़ूंगा इसमें, लेकिन उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में।
ये बुक के अकॉर्डिंग पहले क्लियर करूंगा, बुक कैसे इन पॉइंट्स को क्लियर करती है। सुनना बेटा, मीनिंग मेरे ख्याल से सब जानते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड येट। सर मीनिंग सबको पता है, अच्छी बात है बेटा, मतलब आप सबको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर भी करके दे दूंगा आपको। इसका मीनिंग हुआ एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड येट। खर्चे ड्यू हो गए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। बिजली के बिल की ड्यू डेट आ गई है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो खर्चे ड्यू हो गए हैं लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी। हाँ सर, हमारे घर भी ऐसा हुआ, अभी बिजली का बिल आया था, 10 तारीख उसकी ड्यू डेट थी, 10 तारीख निकल गई सर, पापा जमा नहीं करा के आए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं, ड्यू डेट आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। ओके सर, प्रीपेड जो आप एडवांस में ही पे कर देते हो। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सर एडवांस में खर्चे क्यों दे रहे हैं? जैसे अगर मैं डोमिनोज पे पिज्जा खाने जा रहा हूं तो मैं डोमिनोज वालों को ये थोड़ी कहूंगा भाई साहब पहले डोमिनोज पिज्जा भेज दो, पहले मैं खा लेता हूं फिर पेमेंट। नहीं, पहले मैं पेमेंट करूंगा, उसकी रसीद मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, टोकन मिलेगा, उसके हिसाब से फिर मेरे पास पिज्जा आएगा। पहले पेमेंट करी, क्या मैंने पिज्जा खा लिया फिर भी मैंने पेमेंट कर दी? एडवांस में पेमेंट कर रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने यहां से दिल्ली जाना है, मैंने ट्रेन बुक कर ली, ट्रेन वाले ये थोड़ी कहेंगे पहले आपको दिल्ली छोड़ देते हैं बाद में पेमेंट कर देना। नहीं, पहले पेमेंट टिकट की, बाद में आप जाके यात्रा करो। एडवांस में पेमेंट कर रहे हो। तो सर हम करते क्यों है वैसे एडवांस में पेमेंट? एडवांस पेमेंट के बेटे कुछ फायदे होते हैं। पहला सिंपल बेस पे फायदा बताऊं तो डिस्काउंट्स मिलते हैं, चाहे डोमिनोज पे ना मिले, लेकिन जो ये बिजनेसमैन होते हैं जब ये अपने सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट करते हैं तो एडवांस पेमेंट के बदले इनको कुछ फायदे, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है। ओके सर, एक्रूड इनकम क्या होती है? एक ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड येट, लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। अच्छा सर, एक ऐसी इनकम जो कमा ली लेकिन मिली नहीं। यस, मैंने स्कूल में पढ़ा लिया 1 महीना, मैंने कॉलेज में पढ़ा लिया 1 महीना, लेकिन अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली। एक्रूड इनकम, कमा चुका महीने की लेकिन अभी मिली नहीं है। एक्रूड इनकम। अर्न्ड इसका उल्टा जो एडवांस में मिल जाए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब बच्चे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल वाले थोड़ी कहते हैं महीना पढ़ ले बाद में पैसे दिए, वो तो एडवांस फीस ले रहे हैं। महीना शुरू हुआ पहले जमा होती है फीस हर महीने की, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। अभी इनकम अर्न भी नहीं करी लेकिन आपको मिल गई। अच्छा सर, अर्न भी नहीं करी, कमाई नहीं है लेकिन हमें मिल जाए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो लो बेटा, अगर 2 बातें हो सकती हैं, यही नाम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो या यही नाम आपको एडजस्टमेंट में दिया हो। सेम ट्रायल बैलेंस के अंदर और यही नाम कहां दिया हो? एडजस्टमेंट। सेम ट्रायल बैलेंस के अंदर, एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए और एडजस्टमेंट। सर हमें पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो एक जगह जाएगा। अच्छी बात है बेटा, आपको पता है तो वही देखना है एक जगह कौन सी है। लो जी, आउटस्टैंडिंग खर्चे जो ड्यू हो गया अभी तक पे नहीं किए, जो पे करने हैं, लाइबिलिटी, मुझे पे करना है उसको, लाइबिलिटी। कुछ आएगा तो एसेट, कुछ जाएगा तो लाइबिलिटी, कुछ आएगा तो एसेट, कुछ जाएगा तो लाइबिलिटी। पे करना है, जाएगा लाइबिलिटी, पहले ही पे कर चुका हूं, एसेट्स। एक ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन अब तक मुझे मिली नहीं, अभी नहीं मिली, मिलेगी तो सही, अभी नहीं मिली, आएगा, पैसा आएगा तो आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, एसेट्स। एडवांस में मिल गई है लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों है भाई? ये तो ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है जो खर्चे ड्यू हो गए लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए। भाई अभी पे नहीं किए, पे तो करने हैं, पैसा जाएगा तो आपकी लाइबिलिटी है। एडवांस में पे कर दिए, पहले ही पे कर चुके हो, एसेट्स। एक्रूड इनकम, एक ऐसी इनकम जो कमा ली, मिली नहीं। भाई अभी नहीं मिली, मिलेगी तो सही, पैसा आएगा तो एसेट। अर्न्ड इनकम जो एडवांस में मिल गई।
सर ये लायबिलिटी क्या है? भाई मुझे कोई इनकम एडवांस में मिलती है तो मुझे उसके बदले अपनी सर्विसेज देनी होती है। अगर मान लो मैं कोचिंग दे रहा हूं, मेरे को किसी ने फीस एडवांस में दी, तो क्या मैं बाध्य नहीं हो गया कि मैं उसको पूरा साल उसको सर्विसेज दूं, हर महीने सर्विस दूं? बंद क्यों? फीस एक बार ले ली तो ले ली भाई, अब आपको सर्विस देनी पड़ेगी, जो मर्जी इंपॉर्टेंट काम है। तो मुझे कुछ देना है, यहां अपनी सर्विस देनी है, जहां कुछ देना है वो लायबिलिटी। ओके सर, ट्रायल बैलेंस में आ गया तो पता चल गया कहां आता है। सर अगर एडजस्टमेंट में आ गया, भाई एक जगह तो तुम कवर कर ही चुके हो, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, एसेट साइड एक जगह तो मैं बता चुका हूं, लायबिलिटी साइड। दूसरा भाई जब मैं उसको पे करूंगा, अभी पे नहीं किया, पे करूंगा तो खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा, तो एक्सपेंस के अंदर ऐड कर देंगे, एक्सपेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड कर दो। सर ये बात नहीं समझ आई, कौन सा एक्सपेंस के अंदर? पेपर में आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट में जोड़ देना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में जोड़ देना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में जोड़ देना। मेरी बात समझ आई? एक्सपेंस मींस जो खर्चे का नाम दिया होगा, पहले ही पे कर चुके हैं, क्या मुझे वो दोबारा पे करना है? नहीं सर दोबारा क्यों, आपने जब पहले ही पे कर दिया दोबारा क्यों पे करोगे? आगे वो खर्चा नहीं पे करना, तो खर्चा आगे कम हो जाएगा। दूसरा, इसको एक्सपेंस में से माइनस कर देना, प्रीपेड है भाई, प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी में से माइनस, प्रीपेड रेंट है तो रेंट में से माइनस। ओके सर ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। इनकम अभी नहीं मिली, मिलेगी तो सही, जब मिलेगी तो मेरी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो भाई इनकम में ऐड कर दो, इनकम के अंदर ऐड कर देना एक्रूड इनकम। सर क्लियर है? सर कौन सी इनकम भाई? जो भी नाम होगा, एक्रूड कमीशन दिया तो कमीशन में जोड़ देना, एक्रूड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में जोड़ देना, सिंपल। और यहां पे पहले ही मिल गई भाई, पहले ही मिल गई, अब की थी नहीं, तो इसको इनकम में से हटा देना, इनकम माइनस अनअर्न्ड इनकम। तो ये था बेटा बुक के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। हमारे अकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू। इस वीडियो को पसंद करोगे, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका आंसर आपके पास आएगा। थैंक यू।